ये हमारा जो आपके जनरल स्टडी है, जिसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, आपका जनरल साइंस, सारी चीज़ें हमने डाली हुई हैं। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है। इसकी पीडीएफ आप संजय देव क्लासेस करके, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से प्राप्त करके खुद सॉल्व कर लें, यहाँ से मिलान कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले हैं, और उसके अलावा बहुत अच्छा फॉर्मेटिंग है। जिस तरीके के आपके प्रश्न पत्र बन रहे हैं, तो इसको मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आयुर्वेद, जो हमारी भारत की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, जिसे हम आयुर्वेद बोलते हैं, यानी कि आयु अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका जो पहला उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। और ये जो आपका आयुर्वेद है, अथर्ववेद है, यानी कि ये जो आपका अथर्ववेद है, इसमें बहुत सारे आपके हमारे जो चिकित्सा पद्धति है, रोगों का निदान, रोगों को कैसे पहचाना जाता है, उनका निदान करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाई जाती है, क्या दवाइयां हैं, इनका भी उल्लेख है। और इसी से आगे बढ़ते हुए फिर चरक ने अपनी चरक संहिता लिखी, जो आयुर्वेद का सबसे महान ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राक्षसी तगड़ी, जिसे तालिकोटा का युद्ध भी कहा जाता है, में विजयनगर के शासक थे। 1565 ईस्वी में यह महान युद्ध हुआ था, जिसमें आपके जो बहमनी साम्राज्य से टूटे हुए राज्य थे, उनके गुटों ने, जिसमें बरार, बीदर, गोलकुंडा और आपका बीजापुर शामिल हुए थे, उन लोगों ने हिस्सा लेकर के आपके विजयनगर के विरुद्ध आपका आक्रमण कर दिया था। तो इस युद्ध में, तालिकोटा का युद्ध में, जो विजयनगर के शासक थे उस समय, वो थे आपके सदाशिव राव। सदाशिव राव ये उस समय विजयनगर के शासक हुआ करते थे। और इस युद्ध में हार के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का लगभग पतन हो गया। हालांकि इसके बाद एक वंश आया था, आरवीडू वंश, लेकिन उसका बहुत महत्वपूर्ण इतिहास नहीं है। संगम, सुलु, तुलु, ये 3 वंश विजयनगर के सबसे महत्वपूर्ण है। तुलु वंश खासकर सबसे ज्यादा आपका जाना गया, क्योंकि उसमें कृष्ण देव राय का जन्म हुआ था, इसलिए उसको याद किया जाता है। कृष्ण देव राय के बाद लगभग इसका पतन होना शुरू हो गया था, और 1565 में ये समाप्ति हो गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ आपका सूची 1 में क्या दे रखा है? सूची 1 में दिया है आपका जो विभिन्न राजवंशों द्वारा दिए जाने वाली भूमियां थी, या आपके विभिन्न तरह की जमींदारियां थी, उनके नाम है। एक का नाम है आक्ता, एक का नाम है जागीर, अमरम और मकोसा। जो आक्ता है, आक्ता एक्चुअल में जो दिल्ली सल्तनत है उसके समय दिया जाता था। इल्तुतमिश ने आक्ता देना शुरू किया था। उसके बाद जागीर, जागीर मुगलों के काल में जो आपकी भूमि दी जाती थी उसे जागीर बोलते थे। अमरम, अमरम आपका विजयनगर, ये जो आपका संगम, विजयनगर का जो संगम राजवंश था उसने अपना शुरू किया था अमरम। और मकोसा, मकोसा आपका जो शिवाजी का आपका मराठा साम्राज्य था उसने शुरू करा। तो आक्ता आपका दिल्ली सल्तनत, आक्ता दिल्ली सल्तनत, जागीर मुगल, अमरम विजयनगर और मकोसा मराठे। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये वाला कूट इसका सही हो गया है। अगला क्वेश्चन है, राजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? राजा रणजीत सिंह, जिन्हें सिख साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि सिख इससे पहले एक केवल धार्मिक संप्रदाय के रूप में जाने जाते थे। 5वें गुरु हरगोविंद के समय ये एक सैन्य संप्रदाय भी बना अपनी रक्षा करने के लिए, लेकिन एक साम्राज्य नहीं बना था। ये साम्राज्य बाद में जो आपके गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई, 5वें सिख गुरु, उसके बाद जब आपके सेना का प्रतिनिधित्व बंदा बहादुर के हाथ में आया, बंदा बहादुर की भी मार दिया था आपके फर्रुखशियार ने। उसके बाद सिखों का मतलब पतन हो गया था। बाद में सिखों की एकता के लिए एक मिसल शुरू हुई, मतलब इनके जो जत्थे थे उन मिसलों का आपका मतलब इनके समुदायों का आपका उत्पन्न हुआ, उनमें राखी प्रथा शुरू हुई। उसके बाद ये संगठित होने शुरू हुए थे। तो 12 मिसलों में से जो सुकर चकिया मिसल था उसमें राजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। और राजा रणजीत सिंह ने आपके जो अहमद शाह अब्दाली हैं उनके वंशजों के साथ मिलकर के आपके जो पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत है, यानी कि जिसमें आज हम
लाहौर, पेशावर, लाहौर से पश्चिम का जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, उस क्षेत्र में सर्वप्रथम अपना सत्ता स्थापित की और अहमद शाह अब्दाली के वंशजों द्वारा ही इस क्षेत्र की सूबेदारी उन्हें सौंपी गई थी। तो इस क्षेत्र में उन्होंने लाहौर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। बाद में तो इन्होंने पूरे आपके जो यमुना का पार का क्षेत्र है, उस पूरे यमुना के पश्चिम के क्षेत्र पर सिख साम्राज्य स्थापित कर दिया था, जिसे आपके अमृतसर की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने 1809 में नियंत्रित कर लिया। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहां पर की थी? तिलक, बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग स्थापित हुई थी वो आपके बेलगांव मतलब आपका पुणे जिसे कहा जाता है, बेलगांव आपका पुणे में स्थित है, तो यहाँ पर उन्होंने की थी। और इसके अलावा मुंबई को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र और कर्नाटक में ही इनकी होम रूल लीग होती थी। मुंबई इसलिए नहीं क्योंकि वहां पर आपका जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, गोपाल कृष्ण गोखले का संगठन था, उन लोगों को होम रूल लीग में प्रवेश की मनाही थी। इस वजह से इन्होंने बंबई को छोड़ करके सारे महाराष्ट्र और कर्नाटका में अपनी होम रूल लीग बनाई, और इनके होम रूल लीग के क्षेत्र को छोड़ करके समस्त भारत में जो होम रूल लीग थी वो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी। तो बेलगांव इसका सही आंसर है। हीरक वलय मतलब डायमंड रिंग बोला जाता है जिसे, डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में नहीं, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में भी नहीं, केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र में, जब लगभग सूर्य के आपके मध्य में चंद्रमा ऐसे आ जाता है, पूरा चंद्रमा ऐसे ढक देता है, तो हमें एक अंगूठी के आकार का ऐसा दृश्य दिखना शुरू हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डायमंड रिंग बोलते हैं। ग्रहण की घटना है ये पूर्णतः पद चिन्ह के परिधीय क्षेत्र में, यानी कि जो आपका पूर्ण आपका धब्बा बन गया है सूरज के ऊपर चंद्रमा, उसके परिधि यानी कि बाहर का जो आपका एक फिक्स गोला होता है दोनों तरफ, और उसके एक कोने में थोड़ा ज्यादा आपका क्या भार जैसा दिखाई देता है, तो उस घटना को हम डायमंड रिंग बोलते हैं खगोलीय घटनाओं में। अगला, कौन सा एक देश गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? गोंडवाना लैंड, जैसे भारत है, भारत का ये वाला जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। यही आपके अंगोरा लैंड के साथ टकराया, बाद में फिर हिमालय बना, और हिमालय से मिट्टी गिरने के बाद हमारा उत्तर का विशाल मैदान बना। गोंडवाना लैंड प्राचीन भूमियों में से एक है संसार की। तो दक्षिण में जितने भी आपके क्या है क्षेत्र हैं, जो भी आपके द्वीप हैं आपके, उनमें से अधिकतरों के लिए गोंडवाना लैंड को ही उनका प्राचीन भूमि माना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया है, ताइवान भी है, भारत तो है ही गोंडवाना लैंड, पूरा प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड है, भारत है, चीन नहीं है। चीन एक्चुअल में ऊपर हिमालय से ऊपर का जितना भी भाग है वो अंगोरा लैंड का था, जिसे हम यूरेशिया प्लेट बोलते हैं, ऊपर का हिस्सा चीन है, मंगोलिया है, रसिया है, ये सब प्राचीन अंगोरा लैंड के हिस्से हैं, ना कि गोंडवाना लैंड के। तो गोंडवाना लैंड के ये तीन है, ये आपका चीन इसका है, अंगोरा लैंड का। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कर सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके वायुमंडलीय परतें दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनके विशेषताएं दे रखी हैं। देखो, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल। इधर विद्युत चुंबकीय किरणों का परावर्तन, परावैगनी किरणों का अवशोषण, वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह, सामान्य ताप पतन दर। सामान्य ताप ह्रास नियम कहां लागू होता है? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है? जेट स्ट्रीम, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वायु की क्षैतिज धारा का प्रभाव। तिरछी हवाएं हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर जो प्रवाहित होती हैं, जेट स्ट्रीम, ये इसकी विशेषता है। ओजोन मंडल क्या करता है? परावैगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। आयन मंडल में क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगें परावर्तित होकर के पुनः पृथ्वी में आ जाती है। यदि हम यहाँ से कोई रेडियो सिग्नल भेजें तो वो टकरा करके वापस आ जाएगा। तो इसमें एक का क्या है? 4, बी का क्या है? 3, सी का क्या है? 2 और डी का क्या है? 1। 4 3 2 1, 4 3 2 और 1, ये इसका सही आंसर है। 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन है, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा किस क्षेत्र में पाई जाती है? विश्व में जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाला सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो भूमध्य रेखीय पेटी है। भूमध्य रेखीय पेटी, ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय पेटी। 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, ये क्षेत्र आपका
संसार में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है और संसार में सबसे ज्यादा ताप भी यही प्राप्त होता है। ताप प्राप्त करने के कारण इस क्षेत्र के जो समुद्री क्षेत्र हैं वहां बड़ी मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होता है और दोपहर के बाद रोज यहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है, जिसे हम संवहनीय वर्षा बोलते हैं। यहाँ पर्वतीय प्रकार की वर्षा नहीं है बल्कि संवहनीय प्रकार की वर्षा है। इसी के कारण हर दिन वर्षा होने से यहाँ आपका वर्षा का स्तर 200 सेंटीमीटर से ऊपर चले जाता है। इसलिए ये क्षेत्र आपका। सभी भारतीय भाषाओं की एक सामान्य विशेषता क्या है? सभी एक समान लिपि में है? नहीं। सभी बाएं से दाएं लिखी जाती हैं? नहीं। सभी ध्वन्यात्मक हैं? बिल्कुल सही है। और सभी का उद्गम प्राकृत भाषा से हुआ है? नहीं, सभी का उद्गम प्राकृत से नहीं हुआ है। दक्षिण की आपके अलग हैं, द्रविड़ जो आपके हैं उनका प्राकृत से नहीं हुआ है, सबका अलग अलग वो है। ठीक है, तो ध्वन्यात्मक है मतलब सभी भाषाओं में आपकी क्या है, ध्वनि, ध्वनि के रूप में जिन्हें व्यक्त किया जा सकता है, सभी भाषाएं ऐसी। तो ये इसका विशेषता है। अगला, हिमालय में सबसे गहन अपर्दन हुआ है। हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है। हिमालय में सबसे गहन मतलब सबसे ज्यादा और गहरा प्रभावित करने वाला जो अपर्दन होता है वो आपको पता है कहाँ है? शिवालिक उपांत में सबसे ज्यादा अपर्दन इसी में होता है, क्योंकि हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। अभी इसका जो संगठन है मतलब इसकी जो आपकी चट्टानें हैं वो अच्छे से बंधी नहीं है, नई चट्टानें हैं, बिखरी हुई है, मलबे की तरह है। जब बारिश ज्यादा होती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो शिवालिक से टकरा करके होती है सबसे पहले, मूसलाधार बारिश, उसी के कारण आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा भूस्खलन होता है। और मध्य हिमालय से जो जाने वाली नदियां हैं उनके तीव्र वेग के कारण भी शिवालिक में कटान बहुत अधिक होता है। तो इस वजह से शिवालिक सबसे ज्यादा आपका क्या है, अपर्दन क्षेत्र, यानी कि मिट्टी का कटान सबसे ज्यादा हिमालयी क्षेत्र में शिवालिक से होता है। अपर्दन का मतलब मिट्टी का कटान है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, पर्णपाती वनों के वृक्ष शुष्क शीत ऋतु से पूर्व ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कारण आर, पर्णपाती वृक्ष जल को संचित करके रखते हैं। पर्णपाती मतलब पत्ते गिराने वाली जो वनस्पतियां होती हैं वो शीत ऋतु मतलब सूखी और शीत, शुष्क शीत ऋतु कब से? हमारे यहाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सूखे ही होते हैं लगभग। तो इनमें आपने देखा होगा अधिकतर पेड़ों पर पत्तियां नहीं होती। पत्तियां क्यों नहीं होती? क्योंकि वो पानी को संचित करके रखना चाहती हैं। क्योंकि आपके पत्तियां रहेंगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पत्तियों के रंध्रों से क्या पानी वाष्पोत्सर्जित हो जाएगा। पत्तियां होंगी नहीं तो जड़ों में कम पानी भी है तो वो अपना जीवन चलाने के लिए उससे काम चलाता रहेगा, नहीं तो पानी की कमी हो जाती है आपके। इसीलिए वनों में आपने देखा होगा कि जैसे ही वर्षा का सीजन खत्म होता है, सूखा आना शुरू होता है, पत्तियां गिरनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही क्या आपको पता है कि पौधों को पता है कि अब पानी के टाइम आ गया है तो वो अपनी पत्तियां ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। तो पतझड़ आपका कारण है जलवायु का। जलवायु अब में अगर पानी ज्यादा है तो पतझड़ नहीं होंगे। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तो क्या वन जो होते हैं सदाहरित होते हैं, उसकी वजह क्या है? हर समय वर्षा होती है, वहां पानी की कमी है ही नहीं। रेगिस्तानों में बहुत पानी की कमी है तो वहां तो 12 महीने पानी की कमी रहती है, तो वहां आपने देखा होगा कि वहां पर 12 के 12 महीने पत्तियां ग्रहण नहीं करते। तो पत्तियों का होना ना होना किसी भी पेड़ पर आपका हमेशा पानी की मात्रा पर निर्भर करता है, जो इसका कारण बता रहा है। पर्णपाती वृक्ष जल को संचित करके रखना चाहते हैं, तो दोनों सही है। और इसे क्योंकि लगाकर पढ़िए, देखो, पर्णपाती वनों के वृक्ष शुष्क शीत ऋतु से पूर्व अपनी पत्तियां गिरा देते हैं क्योंकि पर्णपाती वृक्ष जल को संचित रखना चाहते हैं। दोनों कथन सही है, क्योंकि लगा करके फिट भी बैठ जा रहा है, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक शाख नियंत्रण का उपाय नहीं है? शाख नियंत्रण मतलब क्रेडिट कंट्रोल। मार्केट में पैसा ज्यादा होगा या कम होगा, समझ गया ना? ये हमेशा निर्भर करता है आरबीआई की जो आपकी शाख नियंत्रण की नीतियां होती हैं। मतलब लोगों तक पैसा ज्यादा दिया जाए बैंकों के माध्यम से या कम कर दिया जाए, पैसे के फ्लो को कम और ज्यादा करना। जैसे महंगाई ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि लोगों के खरीदने की क्षमता क्या है, बढ़ गई है, तो उससे क्या है, बैंक पैसे पर लगाम लगाना शुरू कर देगा। बैंकों पर आरबीआई बैंकों के ऊपर ब्याज दरें बढ़ा देगा, उनका रिजर्व बढ़ा देगा, उनके पास पैसा देने के लिए कम रहेगा जनता को, तो कम उधारी देंगे तो पैसा कम हो जाएगा मार्केट में। और जब लगता है कि मंदी की स्थिति आ गई है, मार्केट चल नहीं रहा है, पैसा होना चाहिए मार्केट में, तो आरबीआई क्या करता है, अपने बैंक रेटों में कटौती कर देता है। रिवर्स रेपो रेटों में कभी कटौती कर देता है, रेपो रेट में कटौती कर देता है, कैश रिजर्व रेशियो में कटौती कर देता है, एसएलआर में।
तो बैंकों के पास ज्यादा मनी होती है तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, तो मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाता है। तो पैसे के फ्लो को कम और ज्यादा करने की जो चाबी है वो आरबीआई की साख नियंत्रण पॉलिसी कहलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति बोलते हैं आरबीआई की। तो मौद्रिक नीति में आपका मुक्त बाजार नीति नहीं होगा, क्योंकि मुक्त बाजार नीति का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी भी तरह के आपके आने के और जाने के, आयात और निर्यात के टैक्स नहीं लगते हैं, यानी कि क्या है, फ्री ट्रेड क्षेत्र है, उसे हम मुक्त बाजार नीति बोलते हैं। ये आपका एक राजस्व नीति का तो हिस्सा हो सकता है, परंतु ये बैंक नीति का हिस्सा नहीं हो सकता। बाकी सभी होंगे, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, वो आरबीआई रखवाता है बैंकों से। बैंक रेट, आरबीआई जो बैंकों को ब्याज देता है, पैसा देता है, उसके ब्याज की दर को कहा जाता है। खुले बाजार की क्रियाएं, जब आरबीआई अपने पैसे की कमी के कारण अपनी प्रतिभूतियों को बाजार में बेचता है तो उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। खुले बाजार की क्रियाएं, ये भी साख नियंत्रण का एक तरीका है, वो एक नहीं है, पहला वाला नहीं है, बाकी सभी है। अगला, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमानित होती है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन करता है? सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम है क्या? सारे राष्ट्रीय आय के आंकड़े इकट्ठा करना। बजट घाटे से तात्पर्य है, बजट घाटा क्या होता है? सरकार जो बजट पेश करती है उसमें कुल प्राप्तियां कितनी हुई हैं और कुल व्यय कितने हैं, यानी कि कमाया कितना और देना कितना है। तो उसमें अगर मान लो सरकार ने कमाया 100 रुपया, मान लो सरकार ने कमाया कितना, अनुमानित 100 रुपया कमाया, खर्चा है 110, तो इसके जो 10 रुपए खर्चे में ज्यादा है कमाई से, इसे कहेंगे हम क्या? राजस्व, क्या कहेंगे? बजट घाटा। यानी कि क्या हो गई है, सभी प्राप्तियों में खर्चों का अंतर। मान लो सरकार के बजट में आपके 100 रुपए कमाई होती और 90 ही खर्च होता, तो इसमें हम बोलते इसे 10 रुपए का सरप्लस बजट। यानी कि सरकार ने जो बजट दिया है उसमें कमाई ज्यादा है, खर्चे कम है, यानी कि सरकार बचत कर रही है, तो इसको हम सरप्लस बोलते हैं। और घाटा बोलते हैं जब प्राप्तियां खर्च में अंतर क्या हो, सभी प्राप्तियों और खर्च में अंतर, खर्चे ज्यादा हो प्राप्तियां कम हो। अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया था? 1964 से 1968 के बीच बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी झारखंड में। तो बोकारो स्टील प्लांट भारत के सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के महत्वपूर्ण जो 4-5 कारखाने हैं, भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, उनमें से एक है। और इस प्लांट को आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में रूस की सहायता से लगाया गया था। उस समय रूस सोवियत संघ कहलाता था, तो एक ही बात है। यूरोपीय संघ की यूरो मुद्रा का प्रचलन कब आरंभ हुआ? यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? बहुत सारे देशों ने इसमें से किसको मंगा लिया? यूरो को मुद्रा बना लिया। तो यूरो लॉन्च तो हो गई थी आपका 1 जनवरी 1999 को, वर्चुअली लॉन्च इसे कर दिया गया था कि ये मुद्रा होगी और ये देश इसे फिलहाल मान रहे हैं। बाद में फिर और भी देशों ने भी एक्सेप्ट करा यूरो के। लेकिन सिक्के और नोटों के रूप में यूरो मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ 1 जनवरी 2002 से। इसमें ध्यान रखिएगा, लॉन्च हो गई थी 1999 में, लेकिन यूरो मुद्रा का प्रचलन कह रहा है। चलन में कब आई मार्केट में? मार्केट में चलन में कब आएगी? जब सिक्के और नोटों के रूप में जारी हो जाएगी। सिक्के और नोटों के रूप में जारी हुआ कब? 1 जनवरी 2002 को। तो इसे ध्यान में रखिएगा, लॉन्च 1999 में हो गई थी, मतलब वर्चुअली लॉन्च कर दिया गया था कि यूरो अपनी मुद्रा ला रही है जो ऐसी ऐसी होगी। यूरो मतलब जो आपका यूनियन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज है, उनकी एक संयुक्त मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष, कितने सदस्य थे? 7 सदस्यीय थी प्रारूप कमेटी, जिसे ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं। इसी ने संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया था। बी.आर. अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और इसमें कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा 21 क में जोड़ा गया? शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाकर 21 क में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन
2 द्वारा 21 को, क्योंकि 21 क्या है, एक मौलिक अधिकार है, अगर इसमें मौलिक 21 को में रख दिया तो ये अपने आप मौलिक अधिकार बन गया। मतलब 14 वर्ष तक के बालकों का मौलिक अधिकार है क्या, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, उसे सरकार दिलाएगी। मौलिक कर्तव्य है, उसके माँ बाप दिलाएंगे, समाज दिलाएगा। ठीक है, बाकी शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी आ गया इसे दुरुस्त करने के लिए। निम्नलिखित संविधान सभा की समितियों का उनके अध्यक्षों से मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ अध्यक्ष दे रखे हैं, एक तरफ संविधान की समितियां। मसविदा समिति, मसविदा समिति मतलब विचार विमर्श करने वाली जो समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर। मौलिक अधिकार वो अल्पसंख्यकों और मौलिक अधिकारों को दिया गया था सरदार पटेल को। संघीय संविधान, संघ की जो व्यवस्था थी वो जवाहरलाल नेहरू के पास थी। कार्यकारी समिति के एल मुंशी के पास, कन्हैयालाल मुंशी। तो ए का क्या है 4, बी का क्या है 1, सी का क्या है 2 और डी का 3। 4 1 2 3, 4 1 2 और 3, इसका डी सही आंसर होगा। अगला, सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैलाव किस भौतिक सिद्धांत का उदाहरण है। सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैलाव किस सिद्धांत का उदाहरण है, केशिकत। किसके कारण होता है, केशिकत, जो कैपिलरी आपका वाटर होता है, मतलब जैसे हम किसी आपके पतली किसी भी आपकी जो पाइप होती है या पतला सूत का नीचे अगर उसमें अंदर क्या है छोटा सा छिद्र है, तो अगर उसमें नीचे की तरफ पानी होगा तो वो अपने आप सरकता हुआ ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा लैंप की जो आपकी बत्ती होती है या दिए की बत्ती होती है, उसका एक सिरा नीचे डूबा होता है, लेकिन सिरे तक तेल किससे पहुंच रहा होता है, उसके जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, नलिकाएं होती हैं, उनके माध्यम से। पेड़ों में जो आपका जाइलम होता है उसमें भी इसी सिद्धांत से पानी ऊपर चढ़ता है। और इसके अलावा आपके बहुत सारे उदाहरण हैं जो केशिकत्व का आपका अनुसरण करते हैं। तो कपड़े पर, जैसे सूत के कपड़े पर हम पानी की बूंद डालेंगे तो वो थोड़ी देर में फैल जाएगी, मतलब उसके जो अंदर कपड़े के अंदर की जो धागों के अंदर अवनालिकाएं, छोटी सी नलियां बनी हैं, उनसे अपने आप पानी प्रेशराइज्ड होकर के इधर उधर फैलना शुरू हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं केशिकत्व। चुंबक के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, एक चुंबक के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चुंबक को तोड़ने पर सदैव पूर्ण चुंबक प्राप्त होता है। एक बड़े चुंबक के अगर आप मान लो एक ये चुंबक है, इस चुंबक के आप 2 टुकड़े कर दो यहां से, तो ये 2 बन गए हैं, तो ये दोनों स्वतंत्र चुंबक बन जाएंगे। इसके टुकड़े करोगे इनके, तो 2 इसके बन गए, 2 इसके, ये भी स्वतंत्र होंगे। चुंबक को जितने टुकड़ों में तोड़ते जाओगे प्रत्येक टुकड़ा अपने आप में एक स्वतंत्र चुंबक होगा, तो इसीलिए ए सही है। चुंबक का चुंबकीय गुण सदैव मध्य में अधिक होता है। ये एक चुंबक है, इसका ये साउथ पोल है, इसका ये नॉर्थ पोल है, तो कह रहा है कि मध्य में सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण होता है। नहीं, सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण होता है इसके ध्रुवों पर, सबसे कम होता है मध्य में। तो यही इसका गलत आंसर है। चुंबक को गर्म करने पर उसकी चुंबकीय शक्ति नष्ट हो जाती है। किसी भी चुंबक को अगर एक निश्चित ताप से ऊपर ले जाओगे तो वो चुंबकीय गुण को खो देगा। ये भी सही आंसर है। अगला, चुंबकीय विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब S और N। विजातीय मतलब मान लो ये N है, ये S है, तो ये एक दूसरे की तरफ आएंगे। अगर N को, इसका N इसके N के साथ मिलाओगे तो एक दूसरे के नजदीक आने के बजाय विकर्षण, दूर को भागेंगे। तो सजातीय तो दूर भागते हैं, विजातीय नजदीक आते हैं, तो ये विजातीय नजदीक आते हैं कह रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका सी आपका सही आंसर हो गया, सॉरी डी। चुंबक का चुंबकीय गुण सदैव मध्य में होता है, ये गलत है, बल्कि ध्रुव में होता है, ये सही। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे का निर्माण किस कांच से होता है। कांच बहुत तरीके के होते हैं, जैसे ट्यूबलाइट बनाई जाती है वो किसकी होती है, सोडा कांच की होती है। प्रयोगशाला उपकरण जो बनाए जाते हैं वो पायरेक्स कांच के होते हैं। और धूप के चश्मे जो सन ग्लासेस होते हैं वो हमेशा क्रुक्स कांच के बनाए जाते हैं, क्रुक्स कांच से। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, ठीक है, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता। एंटीबॉडी किस में नहीं होता, AB में। AB में एंटीबॉडी नहीं होता है, इसीलिए ये सर्वग्राही होता है, ये किसी का भी ब्लड ले सकता है। O में एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए ये किसी को भी रक्त दे सकता है, इसीलिए ये सर्वदाता होता है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हैं।
आपको कैसे लगे हैं आप कमेंट करके बताइएगा। आपके जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को मद्देनजर ये बनाए गए हैं। अगर आप हमें सुझाव देंगे और आपके सुझाव अगर हमें विवेकपूर्ण लगे तो आगे चल करके हम इसमें और भी आपके चीजें सम्मिलित करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों का आ रहा है कि सर मैथ्स भी करा दीजिए आपके एसआई के लिए। अभी ये डिसाइड नहीं है कि मैथ्स श्योर कितने नंबर की होगी, इसीलिए हम उसके प्रैक्टिस सेट नहीं ला पा रहे हैं, या रीजनिंग का क्या रेशियो रहेगा इसीलिए उसे प्रैक्टिस सेट में हम डाल नहीं पा रहे। अभी हम उन बेसिक चीजों को करा रहे हैं। सिलेबस कुछ भी रहे ये तो आना ही है, इसीलिए हम इसको करा दे रहे हैं। और सिलेबस जो चीजें आपके सिलेबस आधारित होती हैं उनको हम सिलेबस में ही कराएंगे। इससे आपको बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी कि हाँ उस समय आपको सिलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। ये चीजें तो आपको करनी है, ये तो सिलेबस आपका कुछ भी दे ये आपका आना ही है, इसीलिए हम इसको लिए हुए हैं। तो और हिंदी जो है अभी जो परीक्षाएं हैं उनमें हम हिंदी के बहुत सारे सेट तैयार कर रहे हैं और हिंदी को एक साथ हम डालना शुरू करेंगे ताकि उस समय जो 15-20 दिन 25 दिन का समय है उसमें आपको 25-30 सेट एक साथ मिल जाए और उन पर आपका अच्छी पकड़ हो जाए। क्योंकि हिंदी में तो आप देख रहे होंगे कि जो हमने प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रश्न भी वही रिपीट होते हैं, बाकायदा उदाहरण भी वही रिपीट होते हैं, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। और उसमें जितनी भी तरह की चीजें पूछी जा रही हैं वो भी हम सम्मिलित कर रहे हैं। क्योंकि एक SSSC जो पहाड़ी लोकोक्तियां कहावतें या शब्दावली पूछ रहा है उसे भी हम तैयार कर रहे हैं, तो उसको लेकर के आपको बहुत ज्यादा दिक्कत भविष्य में नहीं होने वाली है। बाकी आप सुझाव दीजिए, हम आपके सुझावों को पढ़ते भी हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। आगे जाकर के हम कोशिश करते हैं कि आपके सुझावों के अनुसार हम चीजों को करें। धन्यवाद।